स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes, yes, sir. फीचर्स आई गेस एक बार दोबारा एक क्विक दे बता देता हूँ आपको कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें बहुत सारे और छोटे छोटे सब सिस्टम हो सकते हैं। सेकंड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी पड़ती है और इसमें आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। तो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, दिखाने का, स्टोर करने का काम करेगा। तीसरा उसका ऑब्जेक्टिव था कि अब आप उसमें कोई डाटा डाल रहे हो, वो डेटा को एक पर्सपेक्टिव देके आपके सामने प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, सो दैट कि उसको पढ़ के, उसको समझ के, डेटा को जो भी स्टोर है आपके सामने और आपने उसकी रिपोर्ट बना के देख रहे हो इस टाइम पे, तो आप उस बेसिस पे कोई डिसीजन ले सको। उसके बाद बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को ये जरूर रखना चाहिए, ऐसे डेवलप करना चाहिए कि वो हमेशा एक्यूरेट हो और हमेशा रिलायबल डेटा ही दे हमें जब हमें जरूरत हो। कंप्यूटर से ही यूज होता है। और लास्ट पॉइंट जो आपका है वो है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की किसी नीड को, किसी गोल को पूरा करे, जो किसी और तरीके से पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, आप कोई भी चीज यूज कर। यस बेटा, कोई बोला था बेटा अभी? बताओ क्या डाउट है या प्रॉब्लम है? स्पीकर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी को अभी तक किसी पॉइंट No, में? sir. ओके, तो कंटिन्यू करें फिर आगे। लास्ट पॉइंट पे हम थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने कंपनी में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या इससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर रखती है, या कोई भी चीज हम रखते हैं अपनी लाइफ में, तो वो किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए बेटा हम अपनी लाइफ में उसको लेके आते हैं। तो कंपनी भी ऑब्वियसली एक गोल अचीव करने के लिए ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करती है। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर उसका कोई गोल नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं उससे हो रही है, कोई हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है उससे, तो हम ऐसे सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखेंगे। तो ऑब्वियसली एक गोल के साथ हम उसको लेके आते हैं। जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ गोल हो सकते हैं कि एक तो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आदमी नहीं कर रहा है कैलकुलेशंस, बैक एंड पे कंप्यूटर कर रहा है, तो हम उस पर रिलाई करते हैं कि अगर डेवलपमेंट अच्छी हुई हुई है तो वो हमें एक्यूरेट डाटा ही देगी, रिलायबल डाटा ही देगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टोर करने की रिलायबिलिटी भी है बेटा। रजिस्टर्स पे अगर हम डेटा एंट्री करते हैं तो गुम हो सकते हैं, ठीक है, जल सकते हैं, लेकिन हमारी स्टोरेज अगर हम रखते हैं और उसका बैकअप एक सेफ जगह पर हम रखते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी आपकी। इसके अलावा बेटा ऑटोमेशन आपकी आ सकती है। मैनुअल में टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो ऑटोमेशन से आपका टाइम कम लगेगा। ठीक, तो ऐसे कुछ गोल हो सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हम तभी इंस्टॉल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारा कोई गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इज दैट क्लियर बेटा? फीचर्स ओके हैं सारे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो इसको परफेक्ट या नियर टू परफेक्ट बनाती है। तो पहली चीज है बेटा रेलेवेंस। जितनी भी अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ, अगर वो जैसे मैं जिस टाइप से मैं बिजनेस करता हूँ उस टाइप से अगर नहीं बना हुआ है, तो बेटा उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे लिए। रेलेवेंस का मतलब है जिस टाइप का काम करता हूँ मैं, उसमें हेल्प करने वाला होना चाहिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो काम कर सकता है और जो मैं बिजनेस में मैन्युअली जो काम करता हूँ उनमें मेल होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, सो दैट कि मैं उसको यूज कर सकूं अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए।
अगर रेलेवेंस नहीं होगा बेटा तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरे लिए वेस्ट ही है, ठीक है। अगर रेलेवेंस नहीं होगा, मेरे लिए यूज का नहीं होगा, फिर भी मैं उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज को कह रहा हूँ कि उस पर वर्क करो, तो वो मैं एम्प्लॉय का टाइम और अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा हूँ। तो रेलेवेंस बहुत जरूरी है। इज दैट ओके बेटा, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. सेकंड पॉइंट इज द रिलायबिलिटी। Yes. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड डेवलपमेंट है, डेवलप हो चुका है आपका सिस्टम, उसमें जो उस टाइम पर जो आपने फॉर्मूला सेट किया हुआ है उसी बेसिस पे आपकी कैलकुलेशन होगी, उसी बेसिस पे ही आपकी सारी प्रोसेसिंग होनी है। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है और जो प्रोग्राम आपने डाला हुआ है उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होनी है, तो आपका रिजल्ट जो है वो रिलायबल होगा, ठीक है, कोई उसमें हेर फेर नहीं कर सकता। तीसरी चीज बेटा कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि लेट से मेरी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटिंग फर्म है, मैं 4 चीजों में डील करता हूँ। लेट से सेल्स में भी करता हूँ, मार्केटिंग में भी करता हूँ, आउटसोर्सिंग में करता हूँ और टैक्सेस में करता हूँ, लेट सपोज। तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास ऐसा एक मैं सिस्टम, अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाऊं जो मेरी इन चारों नीड्स को कैटर करे, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस यही होगा कि हर नीड के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम ना लाऊं, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम लाऊं अकाउंटिंग के लिए जो मेरी हर नीड को या ज्यादातर नीड को पूरा करे। तो दैट इज योर कंप्लीटनेस कैरेक्टरिस्टिक, कि मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कंप्लीट है। मतलब मेरे को कोई और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं यूज करना पड़ेगा और ना ही मुझे कोई ऐसा काम है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मैनुअल प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ेगी। इज इट ओके? कंप्लीटनेस। Yes, sir. नेक्स्ट इज द टाइमलीनेस। जब मैंने कहा अपने एम्प्लॉय को कि मेरे को पिछले क्वार्टर का रिपोर्ट प्रेजेंट करो, डिटेल्स प्रेजेंट करो, स्टेटमेंट प्रेजेंट करो, मेरे एम्प्लॉय ने जस्ट उसको 5 मिनट प्रोसेस करके वो रिपोर्ट प्रिंट करके मेरे को दे दे। मतलब जब मुझे डाटा चाहिए वो डेटा इमीडिएटली मुझे प्रोवाइड हो जाए। मैंने अपने एम्प्लॉय से पूछा कि इस पर्सन ने इस डेट को कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया था हमारे साथ। तो एम्प्लॉय ने उस डेट को फिल किया, एम्प्लॉय का नाम फिल किया, सॉरी कस्टमर का नाम फिल किया और डिटेल्स उसकी सामने आ गई कि उसने कितनी पेमेंट की और कैसे पेमेंट की, उसका वाउचर नंबर सब कुछ हमारे सामने आ गया। तो इसको बोलते हैं बेटा टाइमलीनेस, कि जब आपको डेटा की जरूरत हो इमीडिएटली या विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको वो प्रोवाइड हो जाए। यही अगर रजिस्टर होते तो रजिस्टर में पूरा आपको वो रजिस्टर स्कैन करना पड़ता, कि उस डेट तक जाना पड़ता, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर मैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांग रहा हूँ फिर तो डेफिनेटली बहुत घंटे लग जाएंगे आपको, शायद दिन भी लग जाए एक साल की या एक क्वार्टर की रिपोर्ट जनरेट करने में मैनुअली, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक थोड़ी लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. टाइमलीनेस, Yes. ठीक है। नेक्स्ट इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का बेटा 2 फैक्टर्स में इसको हम ले सकते हैं। तो पहला फैक्टर जो आपका आता है वो है कि इसका जो इंटरफेस है वो इतना इजी होना चाहिए कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है फिर भी मैं उसको ऑपरेट कर सकूं। फॉर एन इंस्टेंस टैली, टैली या कोई भी और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आप यूज करते हो, ईआरपी या सैप यूज करते हो, तो भी आपको बेटा उसको यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपको ये पता भी नहीं है कि सैप, ईआरपी, टैली या कोई और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे बना है। अगर आपको वो टेक्निकल डिटेल्स नहीं भी पता है, स्टिल ये इतना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए इसका इंटरफेस कि आप उसको अच्छे से ऑपरेट कर सको, अंडरस्टैंड कर सको कि वो कैसे वर्क करता है। दूसरे फैक्टर में अगर हम इसको लेके चले, दूसरे पर्सपेक्टिव में अगर हम लेके चले, तो इसमें जो आपका आउटपुट निकल के आएगी
वो ऐसे फॉर्मेट में हो कि उसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो मुझे। अगर मैंने कहा कि मेरे को क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए, तो वो क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करे और उसको पढ़ने में या समझने में मुझे ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। मेरे पास जो जो मेरे को डाटा क्वार्टरली रिपोर्ट में चाहिए होता है, मेरे को बोल्ड एंड इन फ्रंट ऑफ माय आईज वो दिख जाए आसानी से। तो उस फैक्टर में हम लेके चलते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी का पहला फैक्टर क्या है कि यूजर फ्रेंडलीनेस आ जाए, उसको चलाना आसान हो जाए, या थोड़ी सी या छोटी सी स्मॉल लेवल स्मॉल स्केल ट्रेनिंग से मेरे को वो समझ आ जाए, उसको चलाना आ जाए आसानी से, चाहे मेरे को टेक्निकल नॉलेज इतनी ज्यादा ना भी हो। दूसरे फैक्टर में हम लेके चलते हैं कि उससे जो आउटपुट जनरेट होगी उसको समझने में भी मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो जो चीजें मुझे उस डेटा में चाहिए वो मेरे को सामने दिखाई दे जाए। इज इट ओके बेटा, अंडरस्टैंडेबिलिटी? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं अभी Yes, तक sir. बेटा 5 पॉइंट में किसी को भी? रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी में नो? No, sir. ओके, देन इट कम्स टू द वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी इज क्वाइट इजी अगेन, कि जो भी रिजल्ट आया है उसको मैं इजीली वेरीफाई कर सकूं। कि हाँ, अगर मैं मैन्युअली भी किसी टाइम पर वेरीफाई करना चाहूँ, या किसी और फीचर को, MIS के किसी और फीचर को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के किसी और फीचर को यूज करके मैं ये वेरीफाई करना चाहूँ कि ये रिजल्ट ठीक ही आ रहा है ना, तो वो भी प्रोविजन होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. अगला पॉइंट है बेटा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इज आल्सो अ वेरी इजी टर्म। एक्सेस करना मतलब उस डेटा को हम देख सकें, यूज कर सके, दैट्स कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस कर सके। तो इंफॉर्मेशन, जो भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो बेटा जो आइसोलेशन में चली जाए, मतलब उसको यूज करना इम्पॉसिबल हो किसी भी यूजर के लिए। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए अगर यूजर ऑथेंटिक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक टैक्सेस रखी है, एक मैंने सेल्स रखी हुई है, अपने 2 डिपार्टमेंट रखे हुए हैं लेट से। तो टैक्सेस वाले एम्प्लॉय टैक्स से रिलेटेड जितने भी डाटा इंफॉर्मेशन है वो देख सकें, एक्सेस कर सकें, उसमें नया डाटा डाल सकें, पुराना डिलीट कर सकें, उनको पूरा एक्सेस होना चाहिए। लेकिन वही टैक्सेस वाले एम्प्लॉय सेल्स वाला डाटा ना देख पाए, या उस लेवल पे सेल्स का डाटा ना देख पाए जिस लेवल पे उनकी जरूरत नहीं है। एक्सेसिबिलिटी भी बेटा 2 पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कि आपके एक डाटा एक्सेसिबल होना चाहिए, और अगर आप ऑथेंटिक यूजर नहीं है तो एक्सेसिबिलिटी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर इसको एक्सेसिबिलिटी के फीचर से देखें तो हम इतना कह सकते हैं कि डाटा एक्सेसिबल होना चाहिए हर एक ऑथेंटिक पर्सन को। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. लास्ट इज द कॉस्ट। अगेन बेटा, अगर मेरी कंपनी का टर्नओवर सिर्फ लाखों में है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को जनरेट करने में या उसको डेवलप करने में या उसको उसकी जो रेकरिंग कॉस्ट है वो बेयर करने के लिए मुझे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं, तो वो फिजिबल नहीं है, वो सही नहीं है मेरे लिए। तो कॉस्ट बेटा इतनी होनी चाहिए कि उसको ऑपरेट करने के लिए, हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, लेट से मान लेते हैं 1 लाख रुपए कॉस्ट लग रही है, लेकिन उससे जो उसको यूज करने से जो मुझे बेनिफिट हो रहा है वो बेटा 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और 1 लाख से कहीं ज्यादा होना चाहिए। मतलब उसको यूज करने का मेरे को फायदा होना चाहिए, ना कि नुकसान। तो अगर मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको यूज करने से मेरा प्रॉफिट शेयर जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इज इट ओके बेटा? Yes, उसको sir. यूज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उससे रिपोर्ट्स जो जनरेट होती हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए
उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, या उसकी जो भी रिकरिंग कॉस्ट है वो डाल के सारी कुछ जो उस पर खर्चा हुआ है उससे ज्यादा मुझे उसको यूज करने से प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए उसकी रिकरिंग कॉस्ट है, उसको ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेरा प्रॉफिट ऑब्वियसली 1, 1.5 लाख 2 लाख इतना होना चाहिए उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए। दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम। इज इट ओके? तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की। बेटा कोई भी पॉइंट में डाउट हो पूछ सकते हो आप। वन मोर थिंग बेटा, जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है काइंडली मार्क योर अटेंडेंस, और जिन्होंने लगा दी हुई है दोबारा ना लगाना बेटा। ओके, अगले पॉइंट पे आए बेटा। Yes, sir. अब हम डील करेंगे आगे कि हमने अपना कंप्यूटराइज सिस्टम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, तो बनाते वक्त हम क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या स्टेप उठाएंगे, क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, वो आप इस सेक्शन में देखते हैं। एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो अब आप अपना फोकस इस चीज पे रखना कि या तो आप एक क्लाइंट हो जिसको चाहिए एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, या आप एक डेवलपर हो, तो दोनों में से एक पर्सपेक्टिव या दोनों पर्सपेक्टिव को साथ में लेके जाना। इसमें आप दो पार्टीज की बात करेंगे, एक क्लाइंट जिसको बनाना है एक अकाउंटिंग सिस्टम, और एक डेवलपर जिसके पास हमारा क्लाइंट आया है और वो उसको स्पेसिफिकेशंस दे रहा है कि मेरे को ये फीचर्स वाला अकाउंटिंग सिस्टम बनाना है। तो उसमें क्या कंसीडरेशन होती है फ्रॉम द क्लाइंट साइड एंड फ्रॉम द डेवलपर साइड, वो यहाँ पर बेटा डिस्कस होगी। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड देन। तो सबसे पहले बेटा एक चीज अगर जान लें, अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो आप एक अकाउंटिंग, आपको लगता है अकाउंटिंग सिस्टम मेरी कंपनी में एक जरूरत है, मैनुअली काम बहुत बढ़ रहा है और मैनुअली में मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम एक अकाउंटिंग सिस्टम लेके आते हैं जिसमें कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और रिलायबल होगा वो। तो सबसे पहले आप एक चीज सोचते हो, वो है कि क्या मेरा बजट है, मैं इतना पैसा खर्चना चाहता हूँ और इतने टाइम में मेरे को वो मिल जाए। लाइक अभी मेरे को इमीडिएटली जरूरत है तो जल्दी से जल्दी बन जाए, या मैं 1 साल के बाद उसमें ट्रांजिशन करना चाहता हूँ तो 1 साल का टाइम है मेरे पास। तो ये फोकस लेके आप क्लाइंट के पास जाते हो, 3 चीजें लेके आप क्लाइंट के पास जाते हो। मैं इतना बजट लेके जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम है, और तीसरा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। दैट्स अ मेन पार्ट। डेवलपर वही डेवलप करेगा ना जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इजंट इट? Yes, ये sir. 3 चीजें लेके आप अपने डेवलपर के पास जाते हो कि मेरा बजट इतना है। बजट का बताओ चाहे ना बताओ, अपने माइंड में एक बजट लेके आप चलते हो। मेरे पास इतना टाइम है, वो भी आप माइंड में लेके चलते हो। और तीसरा, मेरे को एक्चुअल में करवाना क्या है, क्या क्या फीचर्स रखने हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम। तो अब हम पहुंच गए डेवलपर के पास अपनी ये सारी सोच को लेके कि मेरे को ये अकाउंटिंग सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले आप उसके पास जाते हो, उसको अपनी नीड्स बताते हो, डेवलपर को या डेवलपमेंट टीम की किसी एक मेंबर को। तो सबसे पहले बेटा वो आपकी ये प्रीलिम आप उसको थोड़ी सी चीजें बताते हो कि ये चीज बनानी है, तो वो उस हिसाब से बेटा पहले आपके लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करता है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है कि वो ये चीज को जांचने की कोशिश करता है या परखने की कोशिश करता है या वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि आप जो सिस्टम बनाना चाहते हो वो आपकी डिमांड्स में
वो फिजिबल है या नहीं है। जो आपने बेसिक रिक्वायरमेंट मेरे को बोली वो फिजिबल है कि नहीं है, मतलब बन सकता है उन कंस्ट्रेंट्स में कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट अस से इसको करंट सिनेरियो से हम जोड़ते हैं। डू यू नो अबाउट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम बेटा? वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है बहुत सारी कंपनीज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जाती है दैट वी नीड 10 lakh doses in 1 day or 2 days, so it will not be possible for any of the manufacturers to supply it, और let's say 1 crore कि वो फिगर देता है और कहता है कि मुझे ये कल तक ही चाहिए, ठीक है? तो दैट्स नॉट फिजिबल फॉर एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो इस चीज को बोलते हैं फिजिबिलिटी। मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप कोई चीज बोलो कि मेरे को एक सिस्टम बनाना है, रिक्वायरमेंट बोल देते हैं, तो एक ही हॉरिजन से या एक ही पर्सपेक्टिव से या एक ही डायमेंशन से हम चीज को नहीं देखते हैं, काफी डायमेंशन से देखते हैं। लेट अस से आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने गए, आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स बोली। अब वो रिक्वायरमेंट हो सकता है डेवलप ही नहीं हो सकती है, ऐसी कोई चीज बनी नहीं है, ऐसी कोई क्वेश्चंस बनी नहीं है, ठीक है? ऐसी अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि जो आपने डिमांड की है वो फुलफिल कर सके डेवलपर। तो उस बेस पे आपकी फिजिबिलिटी कैंसिल हो सकती है। दूसरा, लेट से आपकी वो जो आपने डिमांड की है, जो आपने फीचर्स मांगे हैं वो बन सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि वो मुझे 15 दिन के अंदर बना के दो। बन सकते हैं लेकिन उसको टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन आपको चाहिए जल्दी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके फीचर वो बना जरूर सकता है लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है। फिर अगर आप बोलो कि टाइम भी चलो 15 दिन में बन जाएगा, फिर आप कहते हो कि मेरे को 1 लाख रुपए खर्चना है इसके लिए, ज्यादा नहीं खर्चना है। बट डेवलपर कहता है कि इतने कम टाइम में ये फंक्शनैलिटी अगर चाहिए तो हमें ज्यादा लोगों को डेवलपमेंट पे लगाना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट जी 1 लाख से तो कहीं ज्यादा आ जाएगी। तो वहां पर आपका बजट कंस्ट्रेंट आ गया। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या बताती है कि आपके जितने भी कंस्ट्रेंट्स आपने लगाए हैं, उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? फिजिबिलिटी स्टडी अब क्या होती है बेटा? Yes, sir. कि आपने बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस लगाई हैं, लिमिट्स लगा दी है कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्चूंगा, इससे ज्यादा मैं इस कंट्री में मेरे को डेवलप करना है, इस कंट्री में मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने टाइम में मुझे चाहिए, ये फीचर्स चाहिए। ऑब्वियसली वो फिजिबल है कि नहीं है ये आपको देखना पड़ता है, डेवलपमेंट टीम को भी पहले, और आपसे और क्लाइंट से भी डिस्कशन करके वो ये बताता है कि क्या ये फिजिबल है जिनमें। तो फिजिबिलिटी स्टडी में बेटा स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले, या अलग अलग डायमेंशन होते हैं जिसमें वो अलग अलग तरीके की फिजिबिलिटी चेक करता है। तो सबसे पहली फिजिबिलिटी बेटा आती है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में बेसिकली आपका आता है कि जो स्पेसिफिकेशंस आप मांग रहे हो, जो फीचर्स आप मांग रहे हो, ठीक है, वो फीचर्स कुछ भी हो सकते हैं। लाइक कोई प्रोसेसिंग हो सकती है, कोई स्पेसिफिक टाइप का हार्डवेयर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती है, ठीक है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रिंटर हो सकता है आपका। ये चीज आप मांग रहे हो जो, या कोई स्पेसिफिक टाइप की लैंग्वेज यूज करना चाहते हो आप अपने सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में, तो क्या वो पॉसिबल है टेक्निकली डेवलपर का बनाना? क्या डेवलपर वो चीज बना सकता है जो आप उससे मांग रहे हो? ये सारी चीजें बेटा टेक्निकल फिजिबिलिटी में आती है, कि जो आप स्पेसिफिकेशंस मांग रहे हो हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, प्रोसेसिंग की, डेवलपमेंट की,
क्या डेवलपर में इतनी कैपेबिलिटी है या ऐसी कोई डेवलपर है जो आपकी इन स्पेसिफिकेशन को मीट करके आपका एक सिस्टम बना सके, दैट फॉल्स अंडर टेक्निकल फिजिबिलिटी। इज इट ओके? क्लियर है बेटा इतनी चीज? Yes, sir. कोई डाउट हो बेटा पूछो। बोलो बेटा। No. नो? No, sir. ओके। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में आप क्या करते हो, आप बहुत सारा अपना रिक्वायरमेंट लेके आते हो कि ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये मुझे प्रोसेसिंग चाहिए, ये इतना मेरा डाटा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा डाटा भी हो सकता है मेरा, तो उसको होल्ड करने के लिए भी मेरे को इनफ स्टोरेज स्पेस चाहिए। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में आपकी नॉर्मली ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या जो मैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मांग रहा हूँ वैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मैं जितना डाटा स्टोर करना चाहता हूँ क्या आप उतनी स्टोरेज कैपेबिलिटी को सपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं जो जो फीचर्स चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं यूज करना चाहता हूँ, क्या मेरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उन फीचर्स को, उन मेरी क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है, उस तरीके से वर्क कर सकता है जैसे मैं चाहता हूँ। और भी आप चीजें मांग सकते हो कि क्या आज जो सिस्टम बनेगा वो एक्यूरेट होगा, क्या इसमें सिक्योरिटी होगी, क्या ये यूजर फ्रेंडली होगा, क्या ये रिलायबल होगा, क्या इसका जो रिजल्ट आएगा वो करेक्ट होगा, क्या इसमें फॉर्म्स की रिपोर्ट जनरेट करने की फैसिलिटी होगी, ठीक है। और जो आपका चौथा पॉइंट डी डी पॉइंट है कि क्या मैं इसको फ्यूचर में थोड़ा बढ़ाना चाहूँ, जैसे कि मान लो मैं इस टाइम पर 1 TB स्टोरेज पे वर्क कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 1 TB डाटा आ सकता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन लेट से बढ़ गई, अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, मुझे अब चाहिए 4 TB डेटा की स्टोरेज चाहिए, तो क्या थोड़े से खर्च के साथ उसको मैं फ्यूचर में एक्सपेंड कर सकता हूँ अपने सिस्टम को। तो ये सारी चीजें बेटा आ जाती हैं आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी में। और जरूरी नहीं है यही 5 क्वेश्चन है, आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी की अब नॉलेज है, आप अपने क्वेश्चंस खुद बना सकते हो। इज इट ओके? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सब क्लियर है? बोलो बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. फिर आती है बेटा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी हमने काफी हद तक किया है इसको डिस्कस। इसमें दो चीजें आपकी बेसिकली आती हैं। तो पहली चीज बेटा आती है कि कॉस्ट, इसको बनाने की कॉस्ट क्या होगी, उसमें भी फर्दर दो चीजें आ जाती हैं। जो हमारे सिस्टम की कॉस्ट होगी ना उसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, एक तो उसको बनाने की कॉस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, दूसरी कॉस्ट आ जाती है बेटा कि उसको ऑपरेशनल रखने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, प्रिंट निकालने हैं तो मुझे प्रिंटर और उसके लिए पेपर, इंक, ये सब कुछ चाहिए, है ना। और उसको काम करने के लिए उस कंप्यूटर सिस्टम पे, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम करने के लिए मुझे एम्प्लॉयज भी चाहिए साथ में, है ना। तो पहले तो आती है बेटा कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट या रिकरिंग कॉस्ट आप कह सकते हो। वो क्या है कि उसको ऑपरेशनल रखने के लिए मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मुझे जो खर्च करना पड़ेगा, वो मैं कंसीडर करूंगा। इज इट ओके? और तीसरी चीज मैं कंसीडर करूंगा कि इसको यूज करने पे, लेट से बनाने में खर्च हो गया 10 लाख, ऑपरेशन करने मतलब उसको चलाने के लिए अब मेरे को 50,000 महीना हर महीने देना पड़ रहा है। तो अगर मेरे को बेटा 2-2.5 लाख रुपए का उसका बेनिफिट होता है तो मैं कहूंगा कि ये फिजिबल है मेरे लिए इकोनॉमिकली, ठीक है।
तो अगर हम अपनी कॉस्ट को, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, अगर हम अपनी कॉस्ट को, अपने बजट को अच्छे से डिफाइन नहीं करते हैं, या हम डेवलपर हमें जो कोड देता है या कोटेशन देता है कि इतने में बना देगा, क्या डेवलपर ने सही तरीके से उसको इकोनॉमिकली एनालाइज किया है कि वाकई इतना ही खर्च होगा? तो ये सारी चीजें बेटा आती हैं आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कितने खर्च में बनेंगी। ठीक है, वन टाइम जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट, फिर रेकरिंग कॉस्ट जिसको ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं हम, ऑपरेशन करने के लिए, मतलब चलाने के लिए जो आपकी कॉस्ट लगेगी। और तीसरी चीज की उससे आपको बेनिफिट कितना होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है वो, मतलब मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी कैसे, कि आप को बेनिफिट पैसों के रूप में दिखना शुरू हो गया। नॉन मॉनेटरी कैसे हो सकता है, कि आपकी चीजें मैनेज अच्छे से हो रही हैं, आपके एम्प्लॉयज ज्यादा इफिशिएंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक 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 अच्छा इन्वायरमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है, ये आपके लिए नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो गया। तो आप ये पूरा एनालाइज करते हो इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. तो ये आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस बताए हैं आपको, और यहाँ पर आपको लिखे भी दिख रहे हैं कि ऑब्वियसली मेरा जो इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट है वो क्या होगा, मेरा रेकरिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगा, मेरे को क्या क्या मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, इसका मेरा ऑर्गेनाइजेशन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे बेनिफिट, मेरे प्रॉफिट से कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये सब आ जाता है बेटा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. डिफिकल्ट तो नहीं है ना बेटा समझना इसको? ये सारा परसेप्शन का गेम है। ये आम जैसे हम कोई चीज लेते हैं तो सोच समझ कर लेते हैं, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर बस हम ले रहे हैं जिसमें क्या क्या चीजें सोची जाती हैं वो आ रहा है हमारे साथ। नेक्स्ट इज द ऑपरेशनल फिजिबिलिटी बेटा। दिस कुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ऑब्वियसली और भी फिजिबिलिटीज है आगे, बट आई गेस यहाँ पर हम इसको रोक देंगे अगर ये ज्यादा टाइम लेता है तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी अगेन, कि क्या इसमें मेन क्वेश्चन बेटा ये होता है कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज हैं, या मेरे को ऐसे एम्प्लॉयज फ्यूचर में मैं रिक्रूट कर सकता हूँ जो मेरे इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम को चला पाए। क्या मेरे शहर में ऐसा एम्प्लॉय मेरे को मिल जाएंगे? ठीक है, या मैं किसी दूसरे सिटी से मंगवा सकता हूँ, रिक्रूट कर सकता हूँ ऐसे एम्प्लॉयज को जो ऑपरेशन कर सके मेरे इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। ऑपरेशन मतलब अपना काम कर सके, चला सके इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है बेटा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में, कि क्या ट्रेनिंग चाहिए हमें, और क्या वो डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है वो ट्रेनिंग इसको चलाने के लिए, जो हमें जैसे चलाना है कि यहाँ से आपकी रिपोर्ट निकलेंगी, यहाँ से आप वाउचर को इंसर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख सकते हो, यहाँ से आप अपनी अपडेट कर सकते हो एंट्री को, यहाँ से आप एंट्री डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो, ऐसे ऐसे आपका फ्लो चलेगा। तो वो जो ट्रेनिंग है क्या डेवलपर प्रोवाइड करेगा, या मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज मौजूद हैं जो जो नए एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या मेरे जो करंट एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं क्या वो खुश होंगे इस चेंज से, कि हमें मैनुअल से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आ रहा हूँ, या मैं कोई छोटे अकाउंटिंग सिस्टम से एक बड़े अकाउंटिंग सिस्टम पे आ रहा हूँ। क्या मेरे एम्प्लॉयज खुश होंगे? क्या मेरे जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मेरी टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, मेरे जो कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिनको मैं सप्लाई करता हूँ मटेरियल, क्या वो खुश होंगे मेरे इस फैसले से? ठीक है, तो ये आपकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है में आता है। इज इट ओके?
ठीक है, Yes. कुछ कुछ चीज रिपीट करूं या कुछ आप भी ऐड करना चाहोगे बेटा? इट्स अ कॉन्सेप्ट जिसमें आप भी अपना माइंड अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस जो शायद मैंने मिस कर दिए, यू कैन आस्क। ओके, तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मेन हमारा फोकस होता है कि क्या हमारे एम्प्लॉय चला पाएंगे इसको, और जो उनको ट्रेनिंग चाहिए क्या वो उनको आसानी से मिल पाएगी। दीज आर द मेन टू कोर कॉन्सेप्ट इन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। इज इट ओके? बाकी आप इस जो मैनेजमेंट खुश होंगे कि नहीं होंगे, एम्प्लॉय खुश होंगे कि नहीं होंगे, Yes. मेरे कस्टमर खुश होंगे कि नहीं होंगे, मेरे को जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो खुश होंगे कि नहीं होंगे, ये चीजें बेटा एक और टाइप की फिजिबिलिटी में आती है जिसको बोलते हैं मैनेजेरियल फिजिबिलिटी। ठीक है, इस बुक में आपको टॉपिक में ये दोनों कंबाइन किए हुए हैं, बट ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में सिर्फ इस चीज पे फोकस किया जाता है कि क्या ऑपरेशन हो सकता है, क्या चला सकते हैं हम, खुश कोई होगा कि नहीं होगा मैनेजमेंट लेवल पे, मेरे क्लाइंट लेवल पे, मेरे सप्लायर के लेवल पे, ठीक है, मेरे एम्प्लॉयज खुश होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी फिजिबिलिटी आती है बेटा मैनेजेरियल फिजिबिलिटी। ठीक है, एक नई फिजिबिलिटी यहाँ ऐड कर लेना, आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, मैनेजेरियल फिजिबिलिटी नोट कर लो बेटा, ठीक है इसको, मैनेजेरियल फिजिबिलिटी। उसमें आते हैं ये क्वेश्चन कि क्या मेरे जो कनेक्टेड पार्टीज हैं, एम्प्लॉय, टॉप मैनेजमेंट, सप्लायर्स, क्लाइंट्स, ठीक है, वो खुश होंगे, सपोर्ट करेंगे मेरे को इसमें, दैट इज मैनेजेरियल फिजिबिलिटी। आई होप यू नोटेड डाउन बेटा। तो 4 Yes. फिजिबिलिटी कर चुके हैं हम, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल, और बुक में नहीं है लेकिन नोट कर लेना बेटा मैनेजेरियल फिजिबिलिटी, कि मेरी जो लिंक्ड पार्टीज हैं वो इसको इसमें मुझे सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। बाकी की बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, कल, सॉरी कल नहीं बेटा,